हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूरेका क्लासेज में। जैसा कि अपनी लास्ट क्लास जो सेमीकंडक्टर की हुई थी उसमें अपन ने बात की थी सेमीकंडक्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। सेमीकंडक्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन में अपन ने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। उसके बाद में सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी कि सेमीकंडक्टर अपने पास पहले से चालक पदार्थ थे, कुचालक पदार्थ थे। तो उसके बाद में जो सेमीकंडक्टर पदार्थ आए वो इन दोनों की बजाय महत्वपूर्ण क्यों थे और सेमीकंडक्टर का यूज अपन कहाँ कहाँ पे करते थे, इन तीन टॉपिकों के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज की जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पे या ठोसों में ऊर्जा बैंड के बारे में। उसके बाद में पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। और जो पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो अपन दो आधार पे पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे चालकता के आधार पे, आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, और दूसरा पढ़ेंगे अपन ऊर्जा बैंड के आधार पे, ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे ठोसों में ऊर्जा बैंड किस प्रकार से बनते हैं और उसके बाद में अपना सेकंड टॉपिक होगा कि पदार्थों का जो वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण का मतलब पदार्थ अपने तीन प्रकार के होते हैं। पदार्थ कौन से प्रकार के? तीन प्रकार के। एक हो गया आपका ठोस, पदार्थों का मतलब एक हो गया चालक पदार्थ, दूसरे अपने हो गए कुचालक पदार्थ और तीसरे हो गए अपने अर्धचालक पदार्थ। तो पदार्थ तीन भागों में बांटेंगे अपन, चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ और अर्धचालक। और इन तीनों का अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे कि इन तीनों को अपन चालकता के आधार पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं और ऊर्जा बैंड के आधार पे कैसे इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसमें अपन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ऊर्जा बैंड। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो ठोस है, एक होता है ठोस, ठोस है वो किससे मिलके बने होते हैं? क्रिस्टल या ठोस किससे मिलके बने होते हैं? क्रिस्टल किससे मिलके बने होते हैं? परमाणु से मिलके। परमाणुओं से मिलके अपने ठोस या क्रिस्टल बनते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रकृति में एक सिंगल एटम या विलगित परमाणु या आइसोलेटेड एटम का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। अपने को जैसे सिलिकॉन लें, अपन जर्मेनियम लें, अपन सोडियम लें, कुछ भी अगर अपन लेते हैं तो ये जो अपने को एलिमेंट, जो पदार्थ अपन प्रकृति में कोई भी पदार्थ देखें तो वो कभी भी अपने को किसी भी सिंगल एटम के रूप में नहीं मिलता, वो हमेशा अपने को क्रिस्टल के रूप में मिलता है। क्रिस्टल का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे परमाणु मिलके एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो यहां से एक बात अपने को क्लियर हुई कि कोई भी क्रिस्टल होते हैं वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। दूसरा कि एक सिंगल परमाणु या आइसोलेटेड एटम या विलगित परमाणु का प्रकृति में कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन यहां पे बात करेंगे आइसोलेटेड एटम के बारे में कि आइसोलेटेड जो एटम होता है वो किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन होता है, कि परमाणु जो होते हैं उनमें क्या क्या होते हैं। तो अपन सभी जानते हैं कि जो आइसोलेटेड एटम, विलगित परमाणु, तो कोई भी जो परमाणु होता है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। यानी कि कोई भी अगर अपन सिंगल एटम की बात करें तो उसमें एक नाभिक होगा और उसके चारों तरफ कक्षक होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर अपन समझेंगे। ये हो गया नाभिक, इसके चारों तरफ ये हो गए कक्षक, ये हो गए कक्षक, ये हो गया इसका, ये हो गए कक्षक या कोश। नाभिक के चारों तरफ कक्षक मिलेंगे और कक्षकों में होंगे इलेक्ट्रॉन। ये हो गए अपने
यानी कि एक विलगित या आइसोलेटेड एटम की बात करें तो इसमें नाभिक होगा, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये हो गए कक्षक। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कक्षक की परिभाषा कि कक्षक क्या होते हैं। यानी कि नाभिक के चारों तरफ जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें अपन कक्षक या कोश कहते हैं। कक्षक या कोश कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा कि किसी भी कक्षक में क्या कितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे ये हो गया अपना नाभिक से सबसे पहले वाला n बराबर पहला कक्षक, ये हो गया अपना दूसरा कक्षक, ये हो गया अपना तीसरा कक्षक। इस प्रकार से इसमें n कक्षक हो सकते हैं, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6। तो अपना क्वेश्चन है क्या किसी भी कक्षक में क्या कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की कुछ लिमिट है कि इस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, इतने इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई इसमें कंसेप्ट है कि ये जो कक्षक है, पहला कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहला कक्षक उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरा पहला जो कक्षक है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या इसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या इसमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन आएंगे कि इतनी संख्या से ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो इसके बारे में अपन को बताया पाउली ने। पाउली ने कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का नियम दिया। यानी कि पाउली के अनुसार अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n², जहां पे n है आपके कक्षक। अब देखते हैं कि पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। माना पहले कक्षक में n बराबर 1 के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो n बराबर 1, पहले कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर बराबर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर देखते हैं n बराबर 2 के लिए, कितने होंगे, 2 × 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखेंगे अपन n बराबर 3 के लिए कि तीसरे कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो कितने होंगे, 2 × 3 का स्क्वायर, तो हो गए अपने 2 × 9 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से n बराबर 4 के लिए, n बराबर 5 के लिए, n बराबर 6 के लिए जितने भी इसमें कक्षक या ऑर्बिट होते हैं उनके लिए अपन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहां से पाउली ने बता दिया कि जो पहला कक्षक होता है या जो पहला ऑर्बिट होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, दूसरा जो ऑर्बिट है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, तीसरा जो कक्षक है या तीसरा जो ऑर्बिट है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है। और इसी प्रकार से अपन n बराबर 4 के लिए, n बराबर 5 के लिए, n बराबर 6 के लिए और जितने भी अपने ऑर्बिट बनते जाएंगे उनमें अपन अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में दूसरी बात ये आती है कि कोई भी जैसे एटम है उसमें नाभिक हुआ और नाभिक के चारों तरफ बहुत सारे कक्षक बने, तो इसमें 2 प्रकार के कक्षक बनते हैं। एक तो सबसे बाहर जो कक्षक बनता है वो, और एक बाहरी कक्षक के अलावा उसके अंदर की तरफ जो कक्षक बनते हैं वो। तो सबसे जो बाहरी कक्षक बनता है उसे अपन कहते हैं आउटर ऑर्बिट, और जो इसके अलावा जो अंदर की तरफ बचते हैं उन्हें अपन कहते हैं इनर ऑर्बिट। इनर ऑर्बिट यानी कि इसको अपन कहेंगे बाह्यतम ऊर्जा स्तर। ये अपना हो गया बाह्यतम
ऊर्जा स्तर, और जो अंदर की तरफ बनते हैं उनको अपन कहते हैं कौन सा, आंतरिक ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर ये किसने बताया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को पाउली ने बताया। और एक एटम में जो नाभिक से सबसे पास होते हैं और जो सबसे दूर होता है, तो नाभिक से जो सबसे दूर जो ऑर्बिट होता है उसे अपन कहते हैं बाह्यतम ऊर्जा स्तर या आउटर ऑर्बिट। और इसके अलावा जो अंदर की तरफ जो ऑर्बिट होते हैं उसे अपन कहते हैं इनर ऑर्बिट या आंतरिक ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनकी जो ऊर्जा है वो किस पे निर्भर करती है। तो इनकी ऊर्जा जो परमाणु है और इनके चारों तरफ, यानी कि परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ जो ऑर्बिट है, तो इन ऑर्बिटों में जो इलेक्ट्रॉन है या फिर परमाणु के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा किस पे निर्भर करती है। यानी कि क्या सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बराबर होती है, या फिर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग होती है, या फिर प्रत्येक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा सेम होती है, या फिर सभी की अलग अलग होती है। तो यहां से अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो कक्षक पे निर्भर करती है। कक्षक पे निर्भर करती है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, कक्षक पे निर्भर करती है, इसका मतलब यह हुआ कि n बराबर 1 में पहले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा समान होगी, दूसरे कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी ऊर्जा समान होगी, तीसरे कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा समान होगी। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन, पहले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है इनकी आपस में ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि एक ही ऑर्बिट या एक ही कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो बराबर होगी, लेकिन अलग अलग ऊर्जा स्तर या अलग अलग एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसका मतलब यानी कि जो परमाणु होता है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी जो ऊर्जा होती है वो किस पे निर्भर करती है, वो निर्भर करती है कक्षक या फिर कोश की लोकेशन पे, कि वो पहले कोश में उपस्थित है, दूसरे कोश में उपस्थित है या तीसरे कोश में उपस्थित है। तो यहां पे अपन ने देख लिया कि आइसोलेटेड सिस्टम, जो आइसोलेटेड जो एटम होता है या जो विलगित जो परमाणु होता है उसका प्रकृति में कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। इसका मतलब प्रकृति में अपने को जो मिलते हैं, यानी कि जो सिलिकॉन देखें, सोडियम देखें, जर्मेनियम देखें, तो वो अपने को क्रिस्टल की फॉर्म में मिलते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे परमाणु अपने पास आएंगे, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, इंटरेक्ट होंगे और उसके बाद वो क्या बनाएंगे, एक क्रिस्टल बनाएंगे। और उसके जो क्रिस्टल है, जो क्रिस्टल जो बनेगा उसमें बनते हैं अपने ऊर्जा बैंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आइसोलेटेड एटम या विलगित परमाणु हैं उसमें ऊर्जा बैंड नहीं बन सकते। तो इसमें क्या बनते हैं, इसमें बनते हैं ऊर्जा स्तर। यानी कि आइसोलेटेड एटम में बनेंगे ऊर्जा स्तर, और जो क्रिस्टल जो बनेगा और क्रिस्टल में क्या बनेंगे, ऊर्जा बैंड बनेंगे। तो ऊर्जा बैंड और ऊर्जा स्तर में क्या अंतर होता है, यानी कि एक ऊर्जा स्तर अगर बहुत सारे ऊर्जा स्तरों में विविक्त या विभक्त हो जाए या स्प्लिट हो जाए तो उस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं ऊर्जा बैंड। तो ये जो प्रक्रिया होगी वो होगी क्रिस्टल के फॉर्मेशन में। तो अब अपन देखेंगे कि क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन है या जो ठोस का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो अपन बात करेंगे भाई क्रिस्टल की। तो क्रिस्टल का निर्माण कैसे होगे, जब दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तथा एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके क्रिस्टल का निर्माण करते हैं।
यानी कि जब दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे के पास आएंगे तो वे दोनों आपस में क्या करेंगे, परमाणु आपस में अंतःक्रिया या इंटरेक्शन करेंगे और जिसके कारण किसका निर्माण होगा, क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो अब अपन देखते हैं, सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में ले लिया अपन ने सिलिकॉन और जर्मेनियम। अपने को पढ़ना है सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में। सिलिकॉन जर्मेनियम, अपन क्रिस्टल के रूप में सिलिकॉन जर्मेनियम के अलावा और भी ले सकते हैं, सोडियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, लेकिन अपने को इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पढ़ना है सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में। तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में। तो देखो अपन ने पढ़ा आइसोलेटेड एटम के बारे में पढ़ा कि आइसोलेटेड एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं और जो सबसे बाहर की तरफ जो ऑर्बिट होता है उसे अपन कहते हैं बाह्यतम ऊर्जा स्तर या संयोजी ऊर्जा स्तर। बाह्यतम ऊर्जा स्तर। एक अपन ने देखा आंतरिक ऊर्जा स्तर, आंतरिक ऊर्जा स्तर यानी कि बाह्यतम ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उपस्थित इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब यह हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा लेकर ठोस में आसानी से मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। यानी कि वे इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाह्यतम ऊर्जा स्तर में उपस्थित होते हैं उन्हें अपन कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर अपन थोड़ी सी एनर्जी दे दें तो वो उस ऊर्जा स्तर को छोड़ देते हैं और वो ठोस में कहीं पर भी आसानी से आ जा सकते हैं। उसके बाद बात आती है आंतरिक ऊर्जा स्तर में। तो आंतरिक ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपन बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिकीय बल के द्वारा प्रबल रूप से बंधे होते हैं। नाभिकीय बल से बंधे होते हैं। नाभिकीय बल से बंधे होने का मतलब क्या हुआ कि इनको इनके ऑर्बिट से निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वहां से निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अपन थोड़ी सी ऊर्जा देकर उनको वहां से अपन आसानी से निकाल सकते। उसके बाद में हो गया आंतरिक ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो नाभिकीय बल से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गए अपने कक्षक कि ये हो गया आपका बाह्यतम ऊर्जा स्तर या फिर आपका आउटर ऑर्बिट। ठीक है, ये हो गए आपके इनर ऑर्बिट। तो ये जो ऑर्बिट हैं, ऑर्बिट या शेल को हम सब ऑर्बिट विभाजित करेंगे। सब ऑर्बिट या सब शेल या उपकोष का मतलब क्या हुआ, उसको एस में, पी में, डी में और एफ में क्या करेंगे अपन, विभाजित करेंगे। तो यहां से देखो एक तो हो गया आपका कक्षक और एक हो गया आपका उपकक्षक या उपकोष। तो उपकोष जो होते हैं वो हो गए आपके एस, पी, डी, एफ और जो कक्षक होते हैं वो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। और जो कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन थे वो अपन ने देखा था कि 2n² वाले फॉर्मूले से अपन उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि सिलिकॉन का जो एटम होता है उनका जो इलेक्ट्रॉन जो उसमें भरे जाते हैं ऑर्बिट में वो किस प्रकार से भरते हैं। जर्मेनियम जो होता है उसके जो ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन अपन किस प्रकार से भरते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम की।
तो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले अपन देखेंगे इसका परमाणु क्रमांक। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। अब अपन इसको करेंगे, इसका भरेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, उसके बाद में 2p6, उसके बाद में 3s2 और उसके बाद में 3p2। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये हो गया आपका 1s2, ये 2s2, 2p6, ये हो गया आपका 3s2 और ये हो गया आपका 3p। तो इसका मतलब कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी, इसमें 3 होगी। ये आपका पहला कक्षक, ये आपका दूसरा कक्षक, ये हो गया आपका तीसरा कक्षक। तो सिलिकॉन में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है या इलेक्ट्रॉनों को जो अपन भरते हैं, तो वो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे कक्षक में अपन ने देखा था मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जो तीसरा जो कक्षक है, जो आउटर जो ऑर्बिट है, उसमें अधिकतम आ सकते हैं कितने, 18। यानी कितने आ सकते हैं इसमें, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन देखो इसके आउटर ऑर्बिट में देखो, यानी कितने आ गए, पहले ऑर्बिट में 2 आ गई, दूसरे ऑर्बिट में कितने आ गए, 8 आ गई, और तीसरा यानी कि बाह्यतम जो ऊर्जा स्तर है उसमें अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपन कहते हैं बाह्यतम ऊर्जा स्तर या आउटर ऑर्बिट। ऊर्जा स्तर यानी कि बाह्यतम ऊर्जा स्तर में सिलिकॉन के पास कितने परमाणु, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि सिलिकॉन का कोई अपन ने परमाणु लिया और उसके आउटर ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछते हैं तो उसमें कितनी हो गई, यहाँ पे सिलिकॉन के एक एटम के पास कितनी होती है भाई, 4 होती है। यानी कि उसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं अपने को, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 2 s में मिलेंगे और 2 किस में मिलेंगे, p में मिलेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं जर्मेनियम की। जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है 32। कितना होता है, 32। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अपन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 और 4p2। कहने का मतलब ये हुआ 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 10 28, 28 और 4 28 और 4 32। तो इसका परमाणु क्रमांक है 32। यानी कि इसके आउटर जो ऑर्बिट हैं इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये हुआ कि इनकी जो संयोजकता होती है, यानी कि बाह्यतम कोष जो होता है उसको अपन संयोजी कोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी कोष। और संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपन संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और जो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होते हैं वो कार्बन फैमिली के तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो इसलिए इनकी संयोजकता कितनी है, 4 है। यानी कि इनके आउटर ऑर्बिट या इनके संयोजी जो बैंड होता है या संयोजी जो कक्षक होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं अपने को, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और इसमें भी कितने मिलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब अपन देखेंगे जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम का अपन परमाणु लेंगे और जर्मेनियम के परमाणु में ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपन फील करते हैं कि जर्मेनियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को कैसे फील करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, ये ले लिया अपन ने जर्मेनियम का नाभिक। ये क्या हो गया, जर्मेनियम का नाभिक। उसके बाद में ये हो गया इसका पहला ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए अपने 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जर्मेनियम का दूसरा ऑर्बिट। अब देखो यहां पे अपन आसानी से देख सकते हैं कि जो जर्मेनियम है उसमें अधिकतम कितने कक्षक हो सकते हैं, पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक और चौथा कक्षक। यानी कि इसमें 4 ऑर्बिट होंगे। तो पहले कक्षक या पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट में आ गए अपने 8 इलेक्ट्रॉन, 4। ये हो गया आपका n बराबर 1, ये हो गया अपना n बराबर 2। यानी कि n बराबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन,
n बराबर 3 में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 3 में देख लो भाई, 10 और 6 16, 16 और 2 18, यानी कि इसमें आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन भर देंगे अपन। और 18, ये हो गया अपना n बराबर 3। और जो आउटर जो ऑर्बिट है, यानी कि जो संयोजी जो कोश है, ये हो गया अपना संयोजी कोश। इसमें कितने आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया अपना संयोजी कोश। और संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये अपन ने इलेक्ट्रॉन को फील करना देखा, किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। यानी कि ये एक जर्मेनियम का परमाणु है और ये जर्मेनियम के क्या नाभिक के चारों तरफ क्या हो गई? उसके ऑर्बिट हो गए। और उनके ऑर्बिटों में अपन किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं, उनको अपन भरते हैं, वो अपन ने देखा। अब अपन देखेंगे कि इसके जो एनर्जी लेवल, इसका मतलब एस में, पी में, डी में, एफ में किस प्रकार से अपन भरते हैं वो देखते हैं। तो इसको मैं यहां पे बनाते हैं अपन जर्मेनियम के लिए। तो इसके लिए देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, यहां से छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे। अपन ने मान लिया, ये मान लिया इसका नाभिक, ये जर्मेनियम का क्या हो गया? नाभिक। उसके बाद में अपन देखें कितने ऑर्बिट बनते हैं। इसमें 4 ऑर्बिट बनते हैं, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। तो सबसे पहले अपन देखेंगे n बराबर 1। n बराबर 1, n बराबर 1 में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और किसके लिए आएगा ये अपना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जर्मेनियम का। जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 और 4p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या हो गया अपना? 1s2, ये हो गया अपना 1s2। 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। उसके बाद में n बराबर 2 के लिए देखेंगे, n बराबर 2। अब देखो n बराबर 2 में कौन सा आएगा अपना? 2s2, 2p6, 3s2। तो यहां से आ गया अपना 2s2। उसके बाद में 2p6, 2p6, यानी कि इसमें कितने? इसमें कितने? 6। और टोटल n बराबर 2 में कितने हो गए? n बराबर 2 के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? मैक्सिमम 8। तो 3, 3, 6 और 2 8। उसके बाद करेंगे अपन n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3। तो n बराबर 3 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर 3 के लिए देखो 3s2, 3p6, 3d10। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे, ये अपन ने बनाया किसके लिए? 3s2 के लिए। ये अपन ने बना दिया 3p6 के लिए। और ये अपन ने बना दिया 3d10 के लिए। 3s2 में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? इसमें आ गए 2, इसमें कितने आ गए? 6। और इसमें कितने आ सकते हैं? डी में 10 आ सकते हैं। तो इसमें अपन ने बना दिए 5 और 5 इस साइड। ठीक है। अब n बराबर 4 के लिए ये अपना क्या हो गया? n बराबर 3, ये n बराबर 2, ये n बराबर 1। अब अपन देखेंगे n बराबर 4 के लिए। तो n बराबर 4 में कितने बन रहे हैं अपने? एक बना अपना 4s2 और एक बना अपना 4p2। इसमें कितने? 2 और इसमें कितने? तो ये हो गया अपना n बराबर 4। तो इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो इसका जो ऊर्जा स्तर वो इस प्रकार से अपन बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं।
ये जो इलेक्ट्रॉन को अपन ने भरे हैं वो किसके लिए भरे हैं भाई? जर्मेनियम परमाणु के लिए। जर्मेनियम परमाणु के लिए। ये किसकी बात हो गई? जर्मेनियम के एक सिंगल एटम के बारे में बात हो गई कि जर्मेनियम का एक सिंगल एटम होता है, उसमें टोटल अपने पास 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 4 कक्षक होते हैं, और जो सबसे बाहरी जो कोष या कक्षक होता है उसे अपन संयोजी कोष कहते हैं, और संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है? 4 है। यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 4s के पास होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? 4p के पास होते हैं। तो ये हो गया अपना जर्मेनियम का एक सिंगल एटम। अब अपन बनाएंगे जर्मेनियम का क्रिस्टल या उसका ठोस। तो देखो जर्मेनियम का क्रिस्टल या जर्मेनियम का ठोस कैसे बनेगा कि जब अपन जर्मेनियम के बहुत सारे परमाणु या एटम को क्या करेंगे? उनको पास पास लेके आएंगे। तो जब अपन जर्मेनियम के एटम को, बहुत सारे एटम को पास पास लेके आएंगे, तो अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर सिर्फ कौन सा बल लग रहा है? इनके ऊपर सिर्फ इसके खुद के नाभिक के कारण बल रहा है। लेकिन जैसे ही अपन दूसरा एटम लेके आएंगे, तीसरा एटम लेके आएंगे, चौथा एटम लेके आएंगे, पांचवा एटम लेके आएंगे, तो वो जो एटम है वो बहुत ही नजदीक नजदीक आएंगे। मानते हैं कि उनकी जो बीच की डिस्टेंस होगी वो 2 एंगस्ट्रॉम या 3 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। और जब इतनी एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है तो अपन यहां पे देखेंगे कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर इसका नाभिक भी बल लगाएगा, और इसका जो पड़ोसी जो परमाणु होगा वो भी इसके ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही जर्मेनियम का क्रिस्टल बनेगा तो जर्मेनियम का क्रिस्टल बनते ही जर्मेनियम के क्रिस्टल के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी जो एनर्जी जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब, यानी कि उनकी एनर्जी में क्या जाएगा? चेंज होगा। यानी कि सबसे पहले जो एनर्जी या इलेक्ट्रॉन जो इंटरेक्ट करेंगे वो किसके साथ करेंगे? आउटर ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके साथ क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। यानी कि सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, वो संयोजी कोष वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ पड़ते हैं, क्योंकि इनके जो आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दूसरे परमाणु के आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके साथ क्या होंगे? इंटरेक्ट होंगे, और उनके साथ अपनी संयोजकता को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। इसका मतलब इसको संयोजकता पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये दूसरे परमाणु के साथ क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, सह संयोजी बंध बनाएगा, और जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इनके और 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के। और जब ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ सह संयोजक बंध बनाएंगे, तो ये किस कंडीशन में आ जाएंगे? स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे। और किसका निर्माण हो जाएगा? क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। तो अब अपन देखेंगे कि जब क्रिस्टल का निर्माण होता है तो अपना जो मेन टॉपिक है ठोसों में ऊर्जा बैंड, तो ऊर्जा बैंड का निर्माण कैसे होता है तो वो अपन देखेंगे यहां से। तो अपन देखते हैं भाई जर्मेनियम में अपन देखेंगे ऊर्जा बैंड का निर्माण कैसे होता है। तो अपन एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसमें अपन देखेंगे। तो अपन एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से ऊर्जा बैंड का कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। ये हो गई ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे पहला n बराबर 1, उसके बाद में n बराबर 2, n बराबर 3। ये पढ़ रहे हैं अपन जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए। अब अपन क्या कर रहे हैं? जर्मेनियम का क्रिस्टल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जर्मेनियम का क्रिस्टल। जर्मेनियम का क्रिस्टल बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 2 या 2 से बहुत सारे एटमों को अपन क्या लेके आएंगे? पास लेके आएंगे। और जब अपन उनके एटम को पास लेके आते हैं तो उनके जो आउटर जो ऑर्बिट होते हैं वो क्या करते हैं भाई? एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। यानी कि आउटर ऑर्बिट का मतलब ये हुआ कि n बराबर 4, यानी कि जो चौथा जो आउटर जो ऑर्बिट होता है, यानी कि चौथे कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ क्या होंगे? इंटरेक्ट होंगे। तो वो देखते हैं अपन। तो अब बनाएंगे अपन n बराबर 4। ये बना अपना n बराबर 4। और n बराबर 4 में अपन ने देखा है कितने होते हैं अपने? n बराबर 4 में अपने होते हैं 4s2 और 4p2। तो ये हो गया अपना 4s2 और ये अपना हो गया 4p2। ये हो गया। अब देखो क्या होगा, पहले इसमें अपन कुछ कंडीशन बनाएंगे।
ये वाला जो रीजन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो एटम है वो बहुत दूर दूर है। यानी कि इस कंडीशन, अपन इस साइड से चलना स्टार्ट करेंगे। इस कंडीशन में क्या है कि इनके जो एटम है, यानी कि जर्मेनियम के जो एटम है वो क्या है, बहुत दूर दूर है। बहुत दूर दूर का मतलब क्या हुआ कि वो आइसोलेटेड एटम है। तो जब आइसोलेटेड एटम है तो वो एक दूसरे के साथ क्या नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं करते। अब जैसे जैसे अपन इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो एटम क्या होते जाएंगे, एक दूसरे के पास आते जाएंगे। और जैसे जैसे एक दूसरे के पास आएंगे तो आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों परमाणुओं के जो आउटर ऑर्बिट होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो अब अपन देखते हैं कि यहां से अपन देखेंगे ये हो गया 4s2। अब अपन क्या करेंगे, ये वाला होगा। यानी कि क्या होगा कि जैसे जैसे अपन इस तरफ आते जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटम है, यानी कि जर्मेनियम के जो एटम है वो क्या होंगे, पास पास आएंगे। तो अब देखो इसमें कुछ रीजन बन रहे हैं। ये वाले कुछ रीजन बन गए। इसको मैंने नाम दे दिया ए रीजन, इसको नाम दे दिया बी रीजन, इसको नाम दे दिया सी रीजन, इसको नाम दे दिया मैंने डी रीजन। तो जो ए रीजन है वो क्या है आपका, आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन में कोई भी अंतःक्रिया नहीं होती। अब बी रीजन का मतलब क्या हुआ कि बी रीजन में देखो, बी रीजन में ये जो ऑर्बिट हैं वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्प्लिट होना। उसके बाद में ये इसका जो एक ऊर्जा स्तर, ये इसका क्या है, ऊर्जा स्तर है, ये इसका क्या है, ऊर्जा स्तर है। तो जब आइसोलेटेड एटम है तो अपन देख पा रहे हैं कि ये जो ऊर्जा स्तर है वो सिर्फ एक सिंगल लाइन से अपन डिनोट करें, लेकिन जैसे जैसे वो क्या आएंगे, पास आएंगे, तो ये जो सिंगल लाइन का जो ऊर्जा स्तर है वो क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहां पर आते आते वो क्या हो जाएंगे, बहुत सारे ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाएंगे, बहुत सारे ऊर्जा स्तरों में क्या हो गए, विभाजित हो गए। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करने का मतलब ये हुआ कि यहां पे 4p वाले इलेक्ट्रॉन और 4s वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, ओवरलैपिंग कर जाएंगे। ओवरलैपिंग करने का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के बाद ये इलेक्ट्रॉन भूल जाते हैं कि मैं 4s का हूं या फिर 4p का हूं। इसका मतलब इनकी एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और ओवरलैपिंग के बाद वापिस से इनके जो ऊर्जा स्तर हैं वो विभक्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब इस पॉइंट के बाद में ये जो ऊर्जा स्तर हैं वो बहुत सारे एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर में विभक्त होंगे और इसमें दो प्रकार के बैंड या अपने को ऊर्जा स्तर देखने को मिलते हैं। अब ये जो एक सिंगल ऊर्जा स्तर था वो बहुत सारे ऊर्जा स्तरों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। और यही जो प्रक्रिया है ये अपने को जो दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत सारे ऊर्जा स्तर अपने को दिखाई दे रहे हैं और इन ऊर्जा स्तरों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ये सतत ऊर्जा स्तर अपने को जो दिखाई देता है इसे ही अपन बैंड कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो अब देखो यहां पर अपने पास दो प्रकार के बैंड बनेंगे, एक तो ये नीचे बना, एक बना ये ऊपर। जो नीचे जो बैंड बनता है उसको अपन कहते हैं संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। और ऊपर जो बनेगा उसे अपन कहेंगे चालन बैंड, चालन बैंड, संयोजी बैंड। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन किसके पास थे, एस के पास जो इलेक्ट्रॉन थे उसकी एनर्जी कम थी और जो पी के पास जो इलेक्ट्रॉन थे उसकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। अब ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा कि जो पी वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल होना चाहिए और स्टेबल होने के लिए ये अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, लॉस कर देंगे। और जैसे ही ये एनर्जी लॉस करेंगे तो ये भी किस में आ जाएंगे, इस वाले में। तो ये सभी के सभी जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ जाएंगे, इस वाले में, किसमें, संयोजी बैंड। और संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अपन कहते हैं
संयोजी इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने देखा, क्या देखा कि जर्मेनियम के जो एटम हैं, यानी कि बहुत सारे जब एटम क्या आते हैं एक दूसरे के पास आते हैं, तो पास आते हैं तो वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैपिंग करने के बाद ये जो आपके ऊर्जा स्तर हैं, वो प्रत्येक ऊर्जा स्तर क्या होगा, बहुत सारे ऊर्जा स्तरों या सतत ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाता है। और वो सतत ऊर्जा स्तर जो होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो ऊर्जा बैंड का अपन ने फॉर्मेशन देखा और देखा कि ओवरलैपिंग के बाद ये जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। एक को अपन कहते हैं संयोजी बैंड, जिसमें कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और एक जो बैंड बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं चालन बैंड। तो इसमें आएंगे अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन दोनों के बीच में एक स्पेस बनता है। क्या बनता है, स्पेस बनता है, और इस स्पेस के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, और इसे अपन कहते हैं वर्जित ऊर्जा बैंड। वर्जित ऊर्जा बैंड, इसे क्या कहते हैं अपन, वर्जित ऊर्जा बैंड। तो यहां से देखो अपने पास तीन टर्म आई। एक आया अपने पास संयोजी बैंड, एक आया अपने पास चालन बैंड, और एक अपने पास आया है वर्जित ऊर्जा बैंड। वर्जित ऊर्जा बैंड, वर्जित ऊर्जा बैंड, और ये हो गया अपना संयोजी बैंड। ये संयोजी बैंड, ये चालन बैंड, ये वर्जित ऊर्जा बैंड। तो अब अपन पढ़ेंगे कि चालन बैंड क्या होते हैं, संयोजी बैंड क्या होते हैं, और वर्जित बैंड क्या होते हैं। तो जो संयोजी बैंड होते हैं वो क्या होते हैं, आंशिक रूप से भरे हुए या पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। आंशिक रूप या पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। ठीक है, जो चालन बैंड होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप या आंशिक रूप से खाली होते हैं। देखो अब इसको अपन और अच्छे से समझते हैं। यानी कि संयोजी जो बैंड होता है इनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, और जो चालन जो बैंड होते हैं उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अपन कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो सभी के सभी किस में जाएंगी, चालन बैंड में। और जिनकी एनर्जी कम होती है उनको अपन कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या बंद इलेक्ट्रॉन, वो जाएंगे सभी के सभी किसमें, संयोजी बैंड में। तो संयोजी बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अपने बंद इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और जो चालन बैंड है, चालन बैंड में कौन उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनकी ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो जो संयोजी बैंड होगा वो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। जो चालन बैंड होते हैं वो क्या होते हैं, या तो पूर्ण रूप से क्या मिलेगा आपको, खाली मिलेगा, या आंशिक रूप से क्या मिलेगा आपको, खाली का मतलब थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन इसमें मिलते हैं। और जो वर्जित ऊर्जा बैंड है वो क्या हो गया भाई, संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल या गैप होता है, संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य के अंतराल को वर्जित ऊर्जा बैंड कहते हैं, वर्जित ऊर्जा बैंड कहते हैं। और वर्जित ऊर्जा बैंड की जो चौड़ाई है, यानी कि इसकी जो विड्थ होगी, वो अपन पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती है। कि वो अपन देखेंगे कि चालक अगर पदार्थ है तो उसके लिए ऊर्जा बैंड की जो विड्थ होगी वो अलग होती है, और जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनके लिए वर्जित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई क्या होगी, अलग होगी। और जो अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं उनकी जो लंबाई या चौड़ाई होती है ऊर्जा बैंड की, वर्जित ऊर्जा बैंड की, वो क्या होती है, अलग होती है। तो ये जो एनर्जी बैंड अपन ने देखा, एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन अपन ने देखा कि ऊर्जा बैंड का निर्माण क्या होता है, कि जब अपन एक ऊर्जा स्तर को बहुत सारे सतत ऊर्जा स्तर में क्या कर दें, विभाजित कर दें, तो अपने को जो सतत ऊर्जा स्तर जो मिलता है, यानी कि सतत ऊर्जा स्तर अपने को कंटिन्यूअस एनर्जी जो लेवल अपने को देखने को मिलेंगे, उन्हें अपन क्या कहते हैं,
ऊर्जा बैंड कहते हैं। और यहाँ पर ऊर्जा स्तरों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। यानी कि किसी भी क्रिस्टल में अगर परमाणुओं की संख्या अनंत है तो उसमें ऊर्जा स्तरों की संख्या भी कितनी होती है, अनंत होती है। और ये जो ऊर्जा बैंड बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपन देख सकते हैं किससे बन रहे हैं, आउटर ऑर्बिट के कारण बन रहे हैं। यानी कि आउटर ऑर्बिट के अंदर क्या होगा, दो परमाणुओं के आउटर ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, इंटरेक्शन होता है कि वो दोनों आपस में क्या करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे। और अंतःक्रिया करने से अपने क्या बनते हैं, ऊर्जा बैंड बनते हैं। तो ऊर्जा बैंड बनाने में जो इनर जो ऑर्बिट होते हैं उनका रोल नहीं होता है। तो ऊर्जा बैंड बनाने में सिर्फ किसका रोल मानते हैं अपन, आउटर ऑर्बिट का रोल मानते हैं। लेकिन यहां से अपन ये कह सकते हैं कि एक क्रिस्टल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो सभी की क्या होती है, यूनिक होती है। यूनिक पोजीशन का मतलब ये हुआ कि एक क्रिस्टल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होगा प्रत्येक की एनर्जी भी क्या होगी, यूनिक होगी। यूनिक होने का मतलब यह हुआ कि दो या दो से अधिक आपको कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा जिनकी पोजीशन और जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन की और सभी जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा और उनकी पोजीशन क्या होती है, अलग अलग होती है। और यही क्या है, ऊर्जा बैंड थ्योरी है। किसके लिए, ठोसों के लिए। तो ये जो ऊर्जा बैंड अपन ने बनाया है इनको अपन जर्नली और आसान तरीके से इस प्रकार से भी अपन इनको बना सकते हैं कि देखो यहां से अपने क्लियर हो गए, यहां से अपने पास तीन बैंड आ रहे, एक बन रहा अपने पास संयोजी बैंड, एक बन रहा आपका चालन बैंड और एक बन रहा आपका वर्जित ऊर्जा बैंड। यानी कि संयोजी बैंड बनेगा नीचे की तरफ और संयोजी बैंड के जस्ट ऊपर बनेगा कौन, चालन बैंड। और इन दोनों के बीच में जो गैप आएगा उसे अपन क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा बैंड। तो इसको अपन देखो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये हो गया अपना चालन बैंड और ये हो गया अपना संयोजी बैंड और ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया, वर्जित ऊर्जा बैंड, वर्जित ऊर्जा बैंड। तो इसको अपन इतने बड़े डायग्राम से न शो करके आगे अपन इस प्रकार से अपन इसको शो करेंगे। ये इस प्रकार से बनाया, संयोजी बैंड नीचे की तरफ, यानी कि जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी, या जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होंगे वो सभी के सभी किस में होंगे, संयोजी बैंड में। और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो सभी के सभी किस में जाएंगे, चालन बैंड में जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ लिया ऊर्जा बैंड का निर्माण किस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, कि पदार्थों को अपन चालक पदार्थ हैं, आपके कुचालक पदार्थ हैं और अर्धचालक पदार्थ हैं, इनको चालकता के आधार पे कैसे अपन बांटते हैं और ऊर्जा बैंड के आधार पे इनको कैसे इनमें अपन अंतर कर पाते हैं। तो ये चीज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।